नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ में आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। काफ़ी चुनिंदा और सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं और यकीन मानिए एग्ज़ाम में यहां से प्रश्न जो हैं पूछे ही जाएंगे। एक नज़र प्रश्नों की ओर देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से प्रश्न देखेंगे। जैसे कि रेलवे द्वारा सहेली पायलट योजना जो है शुरू की गई है, इस पे प्रश्न है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर प्रश्न है। सर्व पावर योजना केंद्र सरकार द्वारा जो है लागू की गई है, इस पर प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किस संस्था को दिया गया है, इस पर प्रश्न है। केरल सरकार द्वारा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान किसे दिया गया है, इस पर प्रश्न है। 14वें एशियाई बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है। बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। ब्रिटेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत के एक केंद्रीय मंत्री को दिया गया है, इस पर प्रश्न है। हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हुआ है। जानते हैं देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके पर प्रश्न है। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क जिसके लिए विश्व बैंक लोन दे रहा है भारत को, ये किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है, इस पर प्रश्न है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र की यूएनडीपी की जो है रिपोर्ट है, इसके अलावा और भी कई संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर प्रश्न है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल एकमात्र किस राज्य में। मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासीय नए अध्यक्ष भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आईएमएफ का 190वां देश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है कोरोना को लेकर के। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों पर प्रश्न है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए, तो करंट अफेयर की वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की सहायता से वर्ष 2019-20 में अनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया गया था, जिसमें 93% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया और पूरा भी किया गया, 93%। याद रखिएगा। प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार द्वारा अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्कोर कार्ड 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। तो यहां पे सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। केंद्र सरकार द्वारा जो है ये सूचकांक जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी पर प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्कोर कार्ड में 29 राज्यों में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं, यह भी प्रश्न बनकर आ सकता है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, ध्यान से देखिए। सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। पहले नंबर पे हरियाणा, फिर है पश्चिम बंगाल और उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा ऑप्शन बी, हरियाणा, बंगाल, हिमाचल प्रदेश। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का क्रम संख्या क्या रहा, तो 22वां नंबर रहा। 22वां नंबर सभी 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। चलिए, हाल ही में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछेगा। हाल ही में भारत के किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। MAB मैप कार्यक्रम। नोक्रेक, ग्रेट निकोबार, पन्ना, पंचमढ़ी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पन्ना। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां है, मध्य प्रदेश में। हीरे की खदानें कहां पाई जाती हैं, पन्ना में। पन्ना काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी ये करंट का जो है एक टॉपिक है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको कि यूनेस्को की संरक्षित जैव मंडल मैप कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। अब तक कुल 11 थे, अब कितने हो गए, 12। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के तहत एक नए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के जुड़ने से भारत के कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई है जो यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में शामिल हैं। ऑप्शन 18, 15, 12, 11। टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में है 18, जिसमें से यूनेस्को में शामिल हो गए हैं अब ऑप्शन सी 12वां कौन सा है, पन्ना। याद रखिएगा, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश।
हाल ही में विश्व की किस संस्था द्वारा मानव गतिशीलता साझा अवसर इस नाम से, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? प्रश्न सीधा ये पूछेगा, मानव गतिशीलता साझा अवसर। मानव विकास रिपोर्ट 2009 को जो है लॉन्च किया गया है यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसके तहत बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान भी दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट 2030 के लक्ष्यों की प्रति जो है प्रासंगिकता बनी हुई है। तो यूएनडीपी की रिपोर्ट है जिसका शीर्षक रखा गया है मानव गतिशीलता साझा अवसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार, इसी रिपोर्ट की बात हो रही है जो अभी लॉन्च हुई है, 2019 में सीमा पार करके पंजीकृत शरणार्थियों की संख्या कितनी है? यूपीपीसीएस में ऐसा प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है और यूपीट्रिपलएससी में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जो रिपोर्ट होती है उनको अच्छे से जो है तैयार करिएगा। तो सीमा पार करके जो है रजिस्ट्रेट करके जो है शरणार्थी की टोटल संख्या पूरी दुनिया में वर्ष 2019 के अंदर कितनी है? 26 मिलियन, 25.9 मिलियन, 26.9 मिलियन या 24.9 मिलियन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है 25.9 मिलियन रजिस्टर्ड शरणार्थियों की संख्या है ये। और टोटल रजिस्टर्ड प्लस अनरजिस्टर्ड शरणार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या अगर पूछे प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या वर्ष 2019 में कितनी है, तो 271.6 मिलियन। पंजीकृत हैं 25.9 मिलियन। इस आंकड़े को याद रखिएगा, प्रश्न बनकर आ सकता है। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट, याद रखिएगा ग्रे लिस्ट में रखा है। इस लिस्ट में जब किसी देश को रख दिया जाता है तो फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय लोन लेने में दिक्कत होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भी कई जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो लोन देती हैं वो फिर लोन नहीं देती हैं एक बार अगर ग्रे लिस्ट में कोई देश चला जाए। तो पाकिस्तान चला गया है। तो यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस, ऑप्शन बी। याद रखना है आपको, ग्रे लिस्ट पाकिस्तान गया है, फरवरी 2021 तक उसको रखा गया है। हाल ही में वर्ष 2020 हेतु OECD द्वारा 44वां अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। 44वां है ये, और OECD में कुल 37 देशों का समूह है ये। दुनिया के सबसे बड़े 37 देश, जिसमें विकसित विकासशील देश भी शामिल हैं, मात्र 37। इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन मामले में भारत प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन बी। चीन का स्थान प्रथम है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। सही गलत कथन कौन सा है ये बताना है। तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन ए, भारत का स्थान है दूसरा, चाइना का स्थान है पहला। ठीक है। और ये जो OECD के 37 राष्ट्र है ना, इसमें 3.30 लाख भारतीयों का जो है प्रवास हुआ है 2019 में। ये भी याद रखिएगा, ये आंकड़ा है। 44वां अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2020 के अनुसार कितने भारतीयों का जो है प्रवासन हुआ है OECD राष्ट्रों में, प्रश्न बनकर आ सकता है। तो 3.30 लाख। पहले नंबर पर है चीन, भारत का नंबर है दूसरा, इसका मुख्यालय पेरिस में है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बन गया है? मोनाको, अर्जेंटीना, सूडान, अंडोरा। सही जवाब है ऑप्शन सी, अंडोरा। अंडोरा। हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, दुनिया में जॉब्स की स्थिति को लेकर के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020। इसके अनुसार वर्ष 2025 तक कितने मिलियन लोग जो है मशीनों के द्वारा विस्थापित या बेरोजगार हो जाएंगे? मशीन के द्वारा जो है कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे मशीनीकरण के द्वारा? ये एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बनता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट पर जो है प्रश्न बन चुके हैं, याद रखिएगा।
10वें का सही जवाब है ऑप्शन बी 85 मिलियन, 85 मिलियन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे 2025 तक। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2014, 2017, 2011, 2008। कुछ इंपॉर्टेंट हस्तियां जिनके ऊपर प्रश्न बन जाता है। देखिए, इनको 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, फिर उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रांस का सबसे सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान सेवलियर ऑफ लीजन, वो भी इनको दिया जा चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2006 में पोदोक खकेप के लिए इनको दिया गया था। तो ये हिंदी का जो पेपर होता है यूपी ट्रिपल में अक्सर प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है, तो याद रखिएगा पोदोक खकेप। और इनका हाल ही में निधन हुआ है 15 नवंबर को, और वर्ष 2011 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है दिया गया था। ऑप्शन सी, तो याद रखिएगा सौमित्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है और राष्ट्रपति ने जो है शपथ ग्रहण कराया है? ऑप्शन आपके सामने है, विमल जुल्का, राजेश सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा, नसीम जैदी। सही जवाब है ऑप्शन सी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। किसका स्थान लेंगे? विमल जुल्का का। कार्यकाल 3 वर्ष का, प्रधानमंत्री और विपक्ष का जो है नेता, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, कई कमेटी बनती है, उसके बाद जो है व्यक्ति का चुनाव किया जाता है और फिर राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण कराते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, प्रश्न बनकर आ सकता है। नए मुख्य सूचना आयुक्त अगले 3 वर्ष के लिए यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। चलिए, स्थान लेंगे विमल जुल्का का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासीय निकाय की बात हो रही है, यानी कि जो मेन कार्यकारी संगठन है, इसका जो पूरी वर्क कमेटी है, उसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को जो है अध्यक्ष चुना गया है, भारत के अपूर्व चंद्रा को। ऑप्शन बी। और इसके महानिदेशक कौन है? गाय रामडर, ब्रिटेन के हैं। निम्न में से वह महिला कौन है जो भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी रमनन। विजय लक्ष्मी रमनन। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री अच्युतम नंबूथिरी, पिछले साल जिनको देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनका हाल ही में निधन हो गया। इनके ऊपर विचार करना है, क्या वो प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे? उनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1973 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है। वो एक मलयालम साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे। अच्युतम नंबूदिरी 94 वर्ष के थे, केरल के थे और उनका हाल ही में निधन हुआ है। 55वां क्रम संख्या याद रखिएगा, यूपी SSC में क्रम संख्या रिपीट होता है, पूछा जाता है हाल ही में जिनका निधन हो गया इनको किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 55वां, 54वां, 53वां, इस तरीके से ऑप्शन देता है एग्जाम में। और किस प्रकार के साहित्य से जुड़े हैं? मलयालम, याद रखिएगा, कन्नड़ नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल कहां शुरू की जाएगी? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क कहां बनने जा रहा है, जिसके लिए विश्व बैंक ने भारत को 3 करोड़ का लोन दिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा।
गोवा। हाल ही में केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत रूपसी एयरपोर्ट को पुनर्विकास जो है किया जा रहा है। केंद्र सरकार की मदद से 69 करोड़ रुपए की राशि जो है दी गई है राज्य सरकार को। 22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा जो है आधारशिला रखी गई थी और 2021 में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो रूपसी एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, इस तरह के प्रश्न भी आ सकता है। तो असम के जोरहाट जनपद में, ऑप्शन बी। असम में है रूपसी एयरपोर्ट। हाल ही में लंदन के वातायन ब्रिटेन संगठन की ओर से एक समारोह में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है। ये भारत के कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, केंद्रीय लौह इस्पात मंत्री। इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये पहली बार है जो अवार्ड दिया गया है ब्रिटेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट का, वातायन का। तो रमेश पोखरियाल निशंक देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं। 75 किताबें इन्होंने लिखी हैं नई शिक्षा नीति के ऊपर और जिसकी सराहना ब्रिटेन में की गई है और इस हेतु इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में वर्ष 2020 हेतु प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार जब भी प्रश्न बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस कृति के लिए दिया गया, कहाँ के निवासी है, मतलब नागरिक कहाँ की हैं वो, और किसे दिया गया है, तीनों ये पता होने चाहिए। तो बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है डगलस स्टुअर्ट को, जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं लेकिन मूल निवासी हैं स्कॉटलैंड के। और इनकी जो कृति है जिसके लिए दिया गया है बुकर पुरस्कार वो शगीबेन, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड के हैं शगीबेन डगलस स्टुअर्ट। 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। हाल ही में किस भारतीय संगठन को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह प्रश्न भी बन चुका है प्रीवियस ईयर में। देखिए अभी हाल ही में फिर दोबारा से दिया गया है। किस संस्था को दिया गया है? ऑप्शन इस तरीके से आ सकता है, नीति आयोग, EESL, NHPC, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। तो हमारे देश की एक संस्था है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन और ये विश्व की पहली ऐसी संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सौर ऊर्जा की पहुंच जो है गांव में करवा रही है। और फिलहाल अपने देश में हिमालयी क्षेत्रों में 131 गांवों को सौर ऊर्जा इसने प्रोवाइड कराया है और जो लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या है वो 60,000 है और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। इस हेतु संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जो है इस बार 2020 में दिया गया है। ऑप्शन ए, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, GHE को याद रखिएगा। इसके अलावा नीति आयोग से छोटी एक्टिविटी पर ध्यान रखिएगा जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, क्योंकि इस पर प्रश्न बनता है। और या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा हमारे देश से किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है या फिर किसी संस्था को पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा हर फैक्ट, हर तथ्य जिससे कि देश का मान बढ़ता है उस पर जो है प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। चलिए, हाल ही में केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जिसका नाम है एचयू याचन पुरस्कार 2020 28वां किसे दिया गया है? जैसे कि आपको पता है UPSSC में कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती किसे दिया गया है। इसी प्रकार से हर राज्य का अपना एक साहित्यिक सम्मान होता है। तो देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इस पर तो प्रश्न हमेशा बनते हैं लेकिन राज्यों पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 28वां सर्वोच्च केरल साहित्यिक सम्मान एचयू याचन दिया गया है पॉल जाचरिया को, मलयालम लेखक पॉल जाचरिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही में एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ये जो गोला मैंने बनाया है ये इसलिए बनाया है क्योंकि परीक्षा में क्रम संख्या के ऊपर भी प्रश्न बनता है, इसलिए याद रखिएगा 14वां
14वां एशियाई फिल्म पुरस्कार जो है घोषणा की गई है। किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है पैरासाइट, और इसको ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था, पता होना चाहिए। चलिए, साउथ कोरिया की फिल्म है ये भी याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? पन बिजली, सौर ऊर्जा, थर्मल पावर, या फिर अनुसंधान विकास में महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन डी, महिलाओं को रिसर्च इनोवेशन में प्रोत्साहन देने हेतु एक वित्तीय योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें महिलाओं का सिलेक्शन करके उनको फेलोशिप दी जाती है, कुछ राशि की मदद की जाती है, उनका इंस्टीट्यूशन या फिर उनका जो रोजगार स्थापित करने में भी हेल्प की जाती है सर्व पावर योजना के तहत। तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है सर्व पावर योजना। ऑप्शन डी की जगह महिला सशक्तिकरण भी हो सकता है, तो याद रखिएगा सर्व पावर केंद्र सरकार की हाल में लॉन्च की गई योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरी सहेली नामक पायलट परियोजना के रूप में किस रेलवे जोन में शुरू किया गया है? तो मेरी सहेली परियोजना क्या है? बहुत ही महत्वाकांक्षी और बड़ी परियोजना जो कि अभी दक्षिण पूर्व रेलवे में शुरू की गई है। जो महिलाएं अकेली सफ़र करती हैं रेलवे में, उनकी सुरक्षा को देखते हुए एक जो है टीम बनाई जाएगी महिला अधिकारियों की, जो कि पूरी ट्रेन में सर्विलिंग जो है करेंगी, सर्च करेंगी, ताकि किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता ना हो। तो महिलाओं की एक जो है टीम गठित की जाएगी दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा, और इस परियोजना का नाम दिया गया मेरी सहेली। जो महिलाएं अकेली सफ़र करते हैं उनकी सुरक्षा हेतु पूरे यात्रा में ट्रेन में रहेंगी ये। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना पीएम कुसुम स्कीम के तहत वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 30.8 गीगावाट। 30.8 गीगावाट। प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम किससे जुड़ी है? सौर ऊर्जा से। पता है? चलिए, प्रश्न बन सकता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें।